चलो मॉड्यूल लाओ सब लोग, निकालो पेज 6.3। कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर है, 6th चैप्टर है। तो एक बार फटाफट एक बार फिर से फॉर्मेट को रिवाइज करते हैं। देखो कॉस्ट शीट सबसे पहले तो क्यों बनाया जाता है। चलो बातचीत हो गया सब, सेटल हो जाओ जल्दी। कॉस्ट शीट क्या है वैसे देखा जाए तो कोई अकाउंट है क्या जिसमें डेबिट क्रेडिट किया जाता है। डेबिट में लिखा जाता है टू, क्रेडिट में बाय, ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट इज नॉट एन अकाउंट, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो क्या बताता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, वो स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। तो कॉस्ट शीट वो भी तो एक स्टेटमेंट है, पर वो क्या बताता है, हाँ मतलब ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये लिखना है, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट या विच इज यूज्ड टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वापस से एक बार लास्ट टाइम देखा जाए तो कॉस्ट की डेफिनेशन है, किसी को याद होगा अच्छे से वर्ड बाय वर्ड। कॉस्ट की डेफिनेशन भी तो ऐसी थी, और स्टार्टिंग में आपको बोलना है स्टेटमेंट कि कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, ईदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट है। अब थोड़ा सा स्पीड रखेंगे तो चलो साथ साथ में देखते जाओ। कॉस्ट शीट में क्या होता है, 5 हेड्स होता है। हेड्स बोल दे तो स्टेजेस, 5 अलग अलग स्टेज होता है। जैसे AS2 आप लोग पढ़े हो, इन्वेंट्री का 3 स्टेज होता है, क्या क्या। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल होता है, और उससे WIP से फिनिश गुड्स, ये 3 स्टेज हुआ ना। रॉ मटेरियल खरीद के लाए, वो खर्चा लगा, फिर उसको बनाना चालू किया, WIP में खर्चा, और फिर कंप्लीट किया उसमें और खर्चा लगा के तो फिनिश गुड्स। तो मतलब 3 स्टेजेस ऑफ इन्वेंट्री हुआ। वैसे ही कॉस्ट शीट में, कंपैरिजन के लिए बताया, वैसे ही कॉस्ट शीट में 5 स्टेजेस है। शिवा बात नहीं, कॉस्ट शीट में 5 स्टेजेस है। आपको खर्चों को सीक्वेंस वाइज ऐड करते जाना है, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 5 स्टेज आते जाएगा। जैसे ही 5वां स्टेज आए मतलब खत्म। तो देखो इसको मैं एक बार फटाफट वैसी फ्लो चार्ट बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले दिन नहीं थे, तो एक बार फटाफट मैं बता देता हूँ। देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता है, वो गायब हो गया। देखो हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, किसी भी सामान को बनाने का जो कॉस्ट होता है सामान को। अभी हम सर्विस की बात नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्विस कॉस्टिंग जो है वो अलग से चैप्टर है, 13 अलग से है। अभी हम जितना भी कॉस्ट निकालेंगे सिर्फ गुड्स की निकालेंगे। कॉस्ट शीट बना रहे हो, गुड्स की कॉस्ट शीट बना रहे हो, क्योंकि मटेरियल तो उसी में लगेगा। सर्विस, मैं आप लोग को यहाँ पे आके सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ मटेरियल कॉस्ट लगेगा क्या, नहीं। तो मटेरियल थोड़ी हो, मटेरियल जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसका मतलब ही वही है। मटेरियल का मतलब ही वही है, एनी टेंजिबल आइटम विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, स्पीड जाऊंगा तो बताना, स्लो कर लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए 3 खर्चे लगते हैं। सबसे पहला, सबसे मेजर खर्चा मटेरियल। कोई भी सामान देख लो अपने आसपास, बिना मटेरियल के कैसे बनेगा, है ना। मटेरियल का मीनिंग भी मैंने क्या ही बोला, मटेरियल इज एनी टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आप लोग जानते हो, देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। एनी टेंजिबल आइटम विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम यूज करते हैं, पहले तो खरीद के लाते हैं फिर यूज करते हैं प्रोडक्शन। फिर दूसरा मेजर खर्चा होता है हमारे पास लेबर, क्योंकि मटेरियल तो मैं खरीद के ले आऊँगा। अब मान लो मैं मार्केट गया, परचेस किया, लेके आ गया यहाँ पे, तो क्या वो मटेरियल अपने आप WIP अपने आप वहाँ से फिनिश गुड्स बन जाएगा, अपने आप नहीं बनेगा। ठीक है, फैक्ट्री का ओनर बनाएगा नहीं, मुकेश अंबानी थोड़ी ना जियो का सिम बनाता है, किससे बनवाते हैं, लेबर से बनवाते हैं। तो उसको जो आप पैसा दोगे एम्प्लॉय से बनवाता है, वो लोग लेबर डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, लेबर मतलब एफर्ट्स होता है, तो उसको पैसा दिया जाता है। वो भी एक मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट है। मतलब सबसे मेजर ये 2 खर्चे होते हैं, मटेरियल और लेबर। मेजर खर्चे 2 होते हैं, इसके अलावा जितने भी खर्चे होंगे तो अदर एक्सपेंस। ठीक है, अनगिनत खर्चे होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, कोल, फ्यूल, गैस बोलते हैं ना, सैलरी, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, वो सब जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। एक ग्रुप के अंदर बना दिया। ठीक है, अब उसके अंदर भी
क्या होता है बताओ? मटेरियल भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सब ऐसे दो दो का होता है। मटेरियल हो गया। लेबर भी ऐसे ही दो टाइप का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। वैसे ही एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो चलो आरती, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिए, एक बार खरीदिए, उससे मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर एक फिनिश गुड्स में डायरेक्टली लगता है। मतलब आप कोई भी एक रैंडम फिनिश गुड्स उठा लो, कोई भी एक, दो या दो से ज्यादा मत लेना, कोई भी एक फिनिश गुड्स को ले लो, सिंगल पीस। अब वो सिंगल पीस को देखो, आंखों से देखो बस, और पहचान लो कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा है। हाँ, प्लास्टिक है, इंक है, देखो डिटेल में जाओ, देखो शिवम बॉटल को दिखा रहा है, लोग बोलेंगे बॉटल प्लास्टिक से बनी है, मैं बोलूंगा उसमें इंक भी लगा है, बिल्कुल जो ब्लू कलर का कैप है, और जो अच्छा उसमें ग्लू भी लगा है, तो हाँ बस शांति थोड़ा, जो वो स्टिकर होता है कंपनी का, लेबल होता है, तो उसको ग्लू से चिपकाया गया, वो भी लगा है, ठीक है। तो एक एक चीज कॉस्ट को पढ़ने का तरीका यही है। आप सिर्फ प्लास्टिक दिखेगा आपको, बट और डिटेल में सीखो। प्लास्टिक भी तो कलर से बना है, ब्लू कलर है, उसमें कलर डाला गया है, इंक से उसको वो लेबल को छापा गया है, ग्लू से उसको चिपकाया गया है, तो ये सब मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल की बात हो गई है। अगर आप एक सिंगल फिनिश गुड्स को पकड़ लो, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए, जो जो आपने आइडेंटिफाई किया, जैसे अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि उसको बनाने में ये मटेरियल लगा है, वो डायरेक्ट मटेरियल। और क्या लगा होगा जो हम बॉटल को देख के नहीं बता सकते? लेबर तो वो अलग ही पार्ट हो गया ना। मेरे को कोई ऐसा मटेरियल बताओ जो बॉटल को बनाने में लगा तो है, मगर आप बॉटल को आंखों से देख के बता नहीं पाओगे कि लगा मटेरियल। पिघलाने की मशीन कितने की लगी है नहीं बता पाओगे। प्लास्टिक को इस शेप में लाने के लिए उसको पिघलाया गया होगा, उसका जो हीट, जो आग लगाने के लिए कुछ कोयला कुछ यूज किया गया होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोला हर्ष ने, तो ये सब हम नहीं बता सकते ना। मतलब डेप्रिसिएशन मशीन का, जिस मशीन से बॉटल बनाई गई है एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन मटेरियल नहीं है, डेप्रिसिएशन बोले अच्छा ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन सुना, वो मटेरियल नहीं है, वो इसमें जाए इनडायरेक्ट। पता कैसे लगाओगे एक बॉटल को देख के कितने का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो हाँ, इनडायरेक्ट से पैकिंग की मशीन समझ लो, पैक करने के लिए भी हो, चिपकाने के लिए मशीन होगी, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेबर जो काम कर रहा होगा, भैया बॉटल गर्म करके बनाई जाती है ना, हाथ जल गया तो ग्लव्स पहन के, हर बार मेरा एग्जांपल यही होता है ग्लव्स वाला, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल जो आप देख के नहीं बता सकते। उस मटेरियल को यूज किया गया है, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कितने का यूज किया गया, उसका कॉस्ट नहीं बता पाओगे सिंगल गुड्स को देखिए, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट हुआ। क्लियर है ये चीज? शर्ट के लिए हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं, शर्ट के लिए डायरेक्ट क्या होगा, क्लॉथ, बटन और थ्रेड, और इसके अलावा बहुत सारे जो भी सामान लगेगा, कैंची से काटोगे, मशीन से सीलोगे, सुई भी लगेगी सिलने के लिए मान लो, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। आप नहीं बता पाओगे कितना लग गया एक शर्ट में, क्योंकि उससे मल्टीपल शर्ट्स बनाई जाती है। क्लियर है? एकदम पूरा सेटिस्फाइड हो तो ही मैं आगे बढ़ूँ, ये तो फिर से बताऊँ, ठीक है। और एक पॉइंट है ना, जैसे देखो शर्ट का जो हमने एग्जांपल लिया था, जो पर्टिकुलर क्लॉथ आप यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर बटन और एक पर्टिकुलर धागा, तो वो तो एक ही शर्ट को बनाने में पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो उसी में खत्म हो जाएगा। उसको आप दूसरी शर्ट को बनाने के लिए फिर से यूज नहीं कर पाओगे। जो कपड़ा, जो बटन, जो थ्रेड, ये तीनों डायरेक्ट है। बोले कैसे डायरेक्ट है? यही तो कारण है, एक बनाने में वो पूरा खपत हो जाता है, उसके बाद आप उसको दूसरे में यूज नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट है। तो जो सीजर है, मशीन है, सुई है, उससे आप बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल शर्ट्स बनाओगे, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट। इसलिए तो हम नहीं बता सकते कि एक को बनाने में कितना है, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल शर्ट्स, मल्टीपल फिनिश गुड्स। क्लियर है? सेम आपका डिफरेंशिएशन लेबर में भी वैसी है। डायरेक्ट लेबर जो आप एक फिनिश गुड्स का बता दोगे, जो नहीं बता पाओगे वो इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी वही है ना। अभी हम डिटेल में कॉस्ट शीट को चालू करते हैं, वहां आपको सब समझ आ जाएगा क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट। हाँ, तो ये तो अभी हो गई एग्जांपल की बात। अब आते हैं, अब कॉस्ट शीट चालू की जा रही है। सबसे पहला स्टेज में हमको क्या करना होता है पलाश?
मटेरियल का ओपनिंग मटेरियल का जो निकालते हैं जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग हर्ष गलत, फोन तो बंद कर दो। हाँ ओपनिंग ऐड करते हैं ना रॉ मटेरियल का परचेज ऐड करते हैं माइनस ओपनिंग करते हैं माइनस उसको स्क्रैप करते हैं है ना वर्कर को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या निकालते? डायरेक्ट मटेरियल, बोलो डायरेक्ट बोलो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया, ठीक है, पहला खर्चा। फिर दूसरा खर्चा होता है डायरेक्ट लेबर, उसको भी मैंने ले लिया, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब आपको सबसे पहले ये करना है क्वेश्चन में जहां पर भी डायरेक्ट वाली जितने भी आइटम्स है उसको पहले उठा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस उसमें करना है डायरेक्ट लेबर, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस करना है। तो जो रिजल्टेंट अमाउंट आएगा तीनों का ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या करोगे? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेज होता है प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले आपको ये करना है, देखो यहाँ मॉड्यूल है जिनके पास 6.3 निकाल के रखो, तो सबसे पहला स्टेज होता है प्राइम कॉस्ट, है ना। जितने भी डायरेक्ट वाले थे उसको जोड़ो, ठीक है। अब कौन सा जोड़ोगे? इनडायरेक्ट वाला। पर हमें पहले क्या करना होता है, चलो मैं इसको रेड पेन से करता हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल को नीचे लाया, मतलब उसको ऐड किया, तीनों इनडायरेक्ट को ऐड करूंगा। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड किया तो क्या कोई स्टेज आता है? सेकंड स्टेज आ जाएगा क्या? नहीं, अभी स्टेज आने में टाइम है। अभी आप इसको कलेक्टिवली ओवरहेड करोगे, अभी कोई स्टेज नहीं आया। अभी आपने क्या किया है, जितने भी इनडायरेक्ट आइटम्स थे उसको कंबाइन करके एक टर्म दे दिया, एक उसका नामकरण कर दिया ओवरहेड, है ना। अभी ओवरहेड भी अलग अलग स्प्लिट होगा। ओवरहेड क्या है? आप लिखोगे सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड मींस द सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस आ जाता है, तो आपका ओवरहेड कहलाता है। हाँ, अब ओवरहेड 3 अलग अलग लोकेशन पे लगता है। तो चलो हर्षा, सबसे पहला एक ही बताओ, सबसे एक है। सबसे पहले ओवरहेड कहाँ पे लगेगा? सबसे पहले फैक्ट्री में लगेगा, इसमें भी सीक्वेंस है। सबसे पहले आपका खर्चा लगेगा फैक्ट्री में ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड की सबसे पहले प्रोडक्शन करोगे ना, उसके बाद ही वो धीरे धीरे आगे जाएगा। एक से एक, चलो ठीक है। एक बंदा एक, तो चलो फैक्ट्री में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, वो हो गया। प्रोडक्शन के अलावा बिजनेस में क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट कहाँ किया जाता है? ऑफिस में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहा जाता है। बेसिकली एग्जैक्ट बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ही कहा जाता है। ऑफिस भी लिख सकते हो, ऑफिस के नाम से भी देगा। ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन है, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑफिस। मतलब कोई भी बड़ा बिजनेस इमेजिन करो ना, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन थोड़ी होता है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है, कहाँ से करना है, क्या कितना करना है, ये सब प्लानिंग कहाँ बैठ के होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट लोग बैठ के करेंगे ऑफिस में, जहाँ पे बिजनेस के सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन लोग बैठेंगे। वो फैक्ट्री में थोड़ी बैठेंगे। फैक्ट्री में तो वर्कर होते हैं जो प्रोडक्शन में लगे रहते हैं, सुपरवाइजर होते हैं जो उनको देखते हैं, छोटे बहुत मैनेजर भी होते हैं फैक्ट्री में। बट जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं वो एसी में ऑफिस में केबिन बना के अपना बैठे रहते हैं। बोर्ड मीटिंग्स की जाती है, एजीएम पढ़े हो, एजीएम ईजीएम वो सब ऑफिस में होगा ना, फैक्ट्री में थोड़ी होगा, ठीक है। और फिर तीसरा जगह क्या होगा? चलो वैभव, तीसरा लोकेशन कौन सा होगा? और क्या बचा? फैक्ट्री अलग लोकेशन पे होगा, ऑफिस अलग लोकेशन पे होगा, और क्या बचा? शोरूम में, जहाँ बेचूंगा। ऑफिस में बैठ के थोड़ी बेचूंगा, ऑफिस में तो सिर्फ मीटिंग होगी ना, वो प्राइवेट मीटिंग होती है, किसी को आने भी नहीं देते, तो वहाँ थोड़ी कस्टमर को बुला के वहाँ माल बेचूंगा। बेचने के लिए उसको मैं अलग जगह शोरूम में ट्रांसफर करूंगा, तो शोरूम में जो खर्चा लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? वैभव। हाँ बोलो बोलो, वहां से भी नहीं सुनेगा आदमी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, शोरूम में हम क्यों बेचते हैं माल को? सेल करने के लिए, तो सेल करने में खर्चा लगेगा, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, बहुत सारे लगता है सैलरी वगैरह। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो यही हमारा सीक्वेंस है। सबसे पहले हमको इसी फ्लो चार्ट को देखो, यही आपका पूरा कॉस्ट शीट का सीक्वेंस है। अभी मतलब चालू आप यहाँ से करोगे, आपके पास 6 आइटम्स है, 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? डायरेक्ट वालों को कंबाइन करना, प्राइम कॉस्ट बोलना, पहला स्टेज खत्म। फिर बारी बारी से एक एक ओवरहेड को जोड़ते जाना। जैसे जैसे एक एक ओवरहेड जोड़ोगे आपका दूसरा स्टेज आएगा।
फिर एक ओवरहेड जोड़ोगे, तीसरा स्टेज आ जाएगा, फिर एक ओवरहेड जोड़ोगे, चौथा स्टेज, ऐसे पांचवा आते जाएगा। ठीक है, हाँ आगे उसको बोला रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। जूम में साथ में हैंग होता है। बना लो फटाफट जिसको बनाना है। हो गया? और कोई करेगा क्या नोट अभी? करना ही नहीं है कि पहले का किया हुआ है? फिर ठीक है, ठीक है। तो चलो प्राइम कॉस्ट तो पहला स्टेज है। इसके आगे चलो इतना एक बार मॉड्यूल के हिसाब से डिस्कस करते जाते हैं तो आपको बोर भी नहीं लगेगा। सिर्फ मैं बोलते रहूँगा तो सो जाओगे, इसी चल रहा है। तो देखो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए जो पहला स्टेज है आपको सिर्फ इतना काम करना है जो पहले वाले डब्बे में दिखेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हो उसको, और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर देना है तो आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात एक इंपॉर्टेंट और ये है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ऐसे इसको लिखना चाहिए, कॉस्ट ठीक है, ज़्यादा बेटर वर्ड है कंज्यूम, क्योंकि आप लोग ये पूरी कॉस्ट शीट है, निकाल लो सब लोग। फिर 6.8 में दिखेगा, देखो पूरा फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, 6.8 पेज है। तो देखो इसने बोल्ड करके लिखा भी है। अब हम तो एग्जाम में बोल्ड करके लिख नहीं सकते, एग्जाम में कैसे आप पेन से बोल्ड फॉर्मेट में लिखोगे, तो इसलिए मैं क्या करवाता हूँ, बॉक्स बनवाता हूँ, यहाँ पे अलग से डब्बा बना दिखना चाहिए। हाँ ये पहला स्टेज है प्राइम कॉस्ट। क्या बनाना है, चेकर को दिखना चाहिए अलग से, हाँ ये आपका प्राइम कॉस्ट है, क्योंकि वो देखेगा देखो प्राइम कॉस्ट सही है मतलब उसके ऊपर का सब सही है ना। और जब आपका पांचवा स्टेज होता है, पांचवें स्टेज का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर वो सही है मतलब सब सही है ऊपर का। तो मतलब चेकर को अगर टाइम बचाना होगा तो वो आपका सिर्फ 5 हेड देखेगा, बीच में आपने क्या क्या ओवरहेड जोड़ा है, कौन सा फैक्ट्री कौन सा ऑफिस, वो नहीं दिखेगा। अगर 5 स्टेज सही है, पांचों के पूरा सही है मतलब सब सही है, पूरा 10 में से 10 मिलेगा, 10 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन। तो चलो प्राइम कॉस्ट के लिए आपको 3 काम करना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये 3 कहाँ से आएगा, देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कहाँ से आएगा, ये आप लोग एनपीओ में पढ़े हो, कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया होता है या स्टॉक ऑफ मेडिसिन एनपीओ में होता है, कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लोगे, प्लस करोगे परचेस ऑफ मटेरियल ऑब्वियसली, और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सिर्फ 3 चीज दिया है बुढ़बा, और क्या आता है 2 चीज, इसमें से एक और चीज लेस होगी, स्क्रैप सेल ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। ठीक है, और एक चीज और ऐड होगी, डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, तो फिर यहाँ पे भी आएगा, 2 बार नहीं होगा। हाँ देखो यहाँ मैं ऐड क्या करूँगा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे सर, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे भी दिखा रहे हो थर्ड में, और मटेरियल में भी ऐड कर रहे हो। तो मटेरियल में जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मटेरियल। अब बोले सर ये क्या होता है, रिलेटेड टू मटेरियल हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप AS2 पढ़ के रखे हो। इन्वेंट्री को अपनी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा है उसको आपको ऐड करना है, उसकी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर देना है। कंसाइनमेंट में भी कहीं ना कहीं जानने होगा, फाउंडेशन में और अभी AS2 में। तो क्या क्या खर्चे लगते हैं मटेरियल को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का, कैरेज इनवर्ट बोलो या फ्रेट इनवर्ट बोलो, दोनों ऐड हो जाएगा, GST ऐड हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी, ऑक्टिवेट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी परचेस करने पे लगता है ना, आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हो मतलब परचेस ही तो होता है, इंपोर्ट ड्यूटी वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो रुपये जगह किसके लिए मैंने पे किया है, परचेस करने के लिए। मान के चलो मुझे नहीं मालूम कहाँ से परचेस करना है, मेरे को मालूम नहीं है मुंबई से परचेस करूँ, दिल्ली कोलकाता कहाँ से परचेस करूँ, आई हैव नो आइडिया।
तो मैं किसी ब्रोकर को एजेंट को अप्रोच करूंगा, भाई मेरे को मटेरियल परचेस करके दे, पैसा दूंगा, बदले में कमीशन भी लेगा। नहीं, वो फैक्ट्री में जाएगा। मटेरियल फैक्ट्री से रिलेट हो गया ना, फैक्ट्री वाला बाद में आएगा, आगे आएगा। मटेरियल को सप्लायर से लेके आपके तक पहुंचाने तक का जो भी खर्चा है वो बस आएगा, और फैक्ट्री का तो बाद में लगेगा ना, जब मटेरियल आ जाएगा उसके बाद लगेगा, तो बाद का तो बाद में आएगा, है ना। पक्का ठीक है, मतलब समझ आ गए, स्पीड ठीक है, बार बार कुछ आएगा सामने बोल देना। हाँ तो ठीक है, ये सब ऐड हुआ। तो अगला जो है डायरेक्ट एम्प्लॉय, वो तो आपको सीधा दिया गया है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना पड़ेगा, ये सब ताम झाम करने से ऐड लेस करोगे तो फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा वो कॉस्ट पर यूनिट है, बताऊंगा सब डिटेल में, फॉर्मेट भी। क्वेश्चन आज मैं ही बनवा दूंगा एक तो बढ़िया सा, थर्ड वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस चुपचाप क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1% का भी दिमाग नहीं लगाना उसमें, लगाना ही नहीं। और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस फिर से आ गया, तो बोलो आप फिर बोलोगे सर वो रिलेटेड टू मटेरियल था, रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल, तो ये रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसका मैं क्या सेंटेंस बोलता हूँ, चलो झलक। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, हाँ तो उससे और क्लैरिटी आएगी जब क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देगा ना, ये खर्चा, आप ये सेंटेंस लेके चलो। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस होता है कि अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, बोलोगे सर बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है बाद में पे करना, तो अभी आप प्रोडक्शन चालू करने का सोच भी नहीं सकते। प्रोडक्शन चालू करना दूर की बात है, आप चालू करने का माइंड में सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, डिस्कस करेंगे वो चीज पे। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी मीनिंग आप किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, जैसे इसका हमने एग्जांपल दिया था, कार डिजाइनर है मान लो, मतलब एक बंदा है जो कार डिजाइन कर रहा है, उसका प्रोफेशन ही यही है कार डिजाइनर। कौन था ये, अजय देवगन, हाँ टार्ज़न द वंडर का। और फोर फॉक्स क्या था, कार मैन्युफैक्चरर था, उसको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, उसका काम है कार मैन्युफैक्चर करना, डिजाइन बनाना अलग बंदा करेगा, मैन्युफैक्चर अलग बंदा करेगा। कंपनी जैसे वो होंडा कंपनी, जितनी भी कंपनी है, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये लोग डिजाइन खुद थोड़ी बनाते हैं, आउटसोर्स करते हैं, किसी और से बनवाते हैं। जो डिजाइनर जिनका प्रोफेशन है डिजाइन बनाना, उनका काम ही यही है, उसका वो लोग लंबा पैसा लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, क्या कोई कार मैन्युफैक्चरर बिना डिजाइनर को पेमेंट किए कार बनाने का चालू कर सकता है? चालू करने का सोच भी नहीं सकता है। जब तक आपके पास कार का डिजाइन नहीं होगा, आप इंजन, बॉडी और चक्के लाके क्या करोगे? इंजन वो सब आ जाएगा, जब तक कार का बॉडी उसका डिजाइन नहीं होगा, आप क्या करोगे? मटेरियल और लेबर को लाके कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ है डायरेक्ट, मतलब जो पेमेंट करेगा ना उसके डिजाइन का, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है जो आप किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ, जो अपने वो दिमाग से बनाता है डिजाइन, वो अपने उसका कला है ना, वो किसी की कला को आप यूज कर रहे हो। बताओ, जैसे डोमिनोज की रेसिपी आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, जेल हो जाएगा। उसका आपको फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, तो फ्रेंचाइजी लेते हुए देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। उसको दिए बिना प्रोडक्शन चालू करने का सोच भी नहीं सकते। आपको किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और का पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट यूज करना है, रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। जैसे वर्धमान सर की बुक है, मैं उसको फोटोकॉपी करके बेच सकता हूँ क्या कहीं और? नहीं बेच सकता। अगर करना है तो मेरे को वर्धमान सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन वो तब देंगे जब मैं रॉयल्टी दूंगा, उसके बिना मैं प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकता। चोरी कब है? जब आप पकड़ाओ। तो कभी ना कभी तो पकड़ाओगे ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो चलो, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अभी हम मॉड्यूल में पढ़ेंगे डिटेल में, डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारी चीजें आती है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दिया रॉयल्टी। तो चलो आगे आते हैं। इन तीनों को ऐड करके आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट, जिसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बॉक्स के अंदर डालना, तभी वो अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा। ये तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ प्राइम कॉस्ट आया, कहाँ क्या आया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में तो हम लिख नहीं सकते। चलो, प्राइम कॉस्ट आया मतलब सारे डायरेक्ट चीजों को आपने जोड़ दिया है। देखो,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब किसकी बारी? इनडायरेक्ट। देखो सब लोग अपना फ्लो चार्ट। इनडायरेक्ट को तीनों ने कंबाइन किया, क्या कहा उसको? क्या नाम दिया गया? ओवरहेड। ओवरहेड तीन अलग अलग लोकेशन पे। सबसे पहले ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले, बाकी बाद में आएगा। पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, जैसी फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे आपका दूसरा हेड आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ूंगा, तीसरा हेड आ जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ूंगा, चौथा, पांचवा, ऐसे आते जाएगा। जितने ओवरहेड जोड़ोगे स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेज आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगा, हाँ, तो क्या आएगा आपका? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ये हमने उस दिन और डिस्कस किया था डिटेल में। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट कर देता हूँ, मीनिंग वही है, ज्यादा बेटर फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है। हाँ, प्राइम कॉस्ट तक तो आपका आ गया। प्राइम कॉस्ट का जो भी अमाउंट रहेगा, ये वाला जो भी अमाउंट आपका रहेगा, उसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ना है। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री में जो खर्चे लगते हैं बहुत सारे लगते हैं। आओ पीछे वापस साथ साथ में करते चलते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमर्स ने बताया है कैसे निकालोगे। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग हम जानते हैं, और ये सब ऐड होगा। देखो हमने डिस्कस कर लिया ये सब। फ्रेट इनवर्ट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, ये पूरा पढ़ना समझ आएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दोगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, भाई कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो सब लगेगा तो ऐड करोगे, ठीक है। और आईटीसी ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। डायरेक्ट एम्प्लॉय में क्या क्या जुड़ेगा? सैलरी चैप्टर आप लोग पढ़े हो टैक्स में। बेसिक पे जो होता है, बेसिक वेजेस, सैलरी वगैरह, डियरनेस अलाउंस, रेंट अलाउंस, कितना सारा अलाउंस होता है वो भी उसमें आ जाएगा। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सब उसमें जो जो उसके लिए टैक्सेबल होता है वो सब इसमें जुड़ जाएगा। वो आपकी कॉस्ट है ना, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है क्योंकि उसकी इनकम है, पर आपका क्या है? आप तो कंपनी हो, आपकी कॉस्ट है तो वो सबको दिखाना है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको आराम से देखो क्या क्या हमने तो एक ही एग्जांपल डिस्कस किया, रॉयल्टी, और इसके अलावा क्या क्या इतनी बड़ी लिस्ट है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटी मतलब ये होता है जो आप गवर्नमेंट की चीजें यूज करते हो, बिजली, पानी, लैंडलाइन, आज के जमाने पे ही, पहले तो बहुत सारा था। अच्छा गैस सिलेंडर, ये सब होता है यूटिलिटीज, विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उसी को यूटिलिटीज कहा जाता है। जो सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्या क्या बताया मैंने? बिजली, पानी, नल में जो पानी आता है, गैस सिलेंडर, ठीक है, और क्या बोला? लैंडलाइन, जो लैंडलाइन होता है फोन वाला बटन वाला, वो भी गवर्नमेंट से आता है, वो बीएसएनएल का होता है। तो सच एज पावर एंड फ्यूल, स्टीम, वो सब भी आ गया। पावर तो उन्हीं से आता है, फैक्ट्री में सबसे बड़ा खर्चा तो यही लगता है ना, पावर। पर क्या पावर के बिना प्रोडक्शन चालू करने का सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, तभी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गए। आप बोलोगे सर ये तो फैक्ट्री में लगता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, जब तक पावर नहीं मिलेगी मशीन को आप चालू करना तो की बात है, चालू करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या पावर में लोग गलती करते हैं, पावर को फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देते हैं। फैक्ट्री अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस देख रहे हैं, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, वो देख रहे हैं। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मतलब ये सामान बनाने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, बाहर से कहीं से लाना पड़ेगा स्पेसिफिक इक्विपमेंट, तो उसका हायर चार्जेस। क्या होता है हायर चार्जेस? हाँ वो तो हो गया। और भी एक पॉइंट होता है ईएमआई का जो इंटरेस्ट है। एक बात समझो, ये इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। मान लो 10 लाख का एक एसेट है, उसका कैश प्राइस 10 लाख है ना। बीकॉम में पढ़े होगे हायर परचेज सिस्टम? नहीं है, है ना? क्यों नहीं पढ़े? देखो अगर एक मशीन है, मेरे को चाहिए, मशीन की जरूरत है, 10 लाख की है, तो आप कैश दे तो आपको 10 लाख की पड़ जाएगी। पर अगर आप ईएमआई पे लोगे तो उस पे क्या जुड़ जाता है? इंटरेस्ट जुड़ जाता है। उस इंटरेस्ट को हायर चार्जेस कहा जाता है, सिर्फ वो जुड़ेगा, नथिंग है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जुड़ेगा। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आप दे रहे हो 2 लाख, 5 साल तक आप 2-2 लाख पटाओगे उसका ईएमआई, तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ ना, उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा एडिशनल, जो भी रहेगा 10-12%। मैं भी अमाउंट छोड़ो, खाली इंटरेस्ट ऐसे लिख देता हूँ। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा 5 साल में, दैट इज कॉल्ड हायर चार्जेस, वो आप जोड़ोगे। प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं जोड़ना, वो आपका कॉस्ट थोड़ी है ना, वो तो आपका फिक्स्ड एसेट है, उसको आप बैलेंस शीट में दिखाओ, कॉस्ट शीट में मत दिखाओ। कॉस्ट शीट में उसका इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। आगे आओ, फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। क्या मतलब? आप फीस दे रहे हो क्या चीज का?
वो तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। मशीन भाई देखो, जापान जो है एडवांस है टेक्नोलॉजी में, मैंने जापान से वही टेक्नोलॉजी मंगाई, एडवांस मशीन मंगाई, वो इतनी एडवांस है मेरे को ही नहीं पता कैसे यूज करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, मेरे को नहीं पता यूज कैसे करना है, तो मैं किसी बंदे को बुलाऊंगा कि भाई तू मेरे को सिखा, ये शांति, टेक्निकल असिस्टेंस दे मेरे को, मतलब ये टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे को सिखा, नो हाउ मेरे को बता कैसे इसको यूज किया जाता है, नो हाउ, हाउ टू यूज दिस, मतलब उसका यूज पूरा बता, सिखा, प्रोसीजर कैसा होगा, समझ आ गया? तो उसको पैसा दूंगा, फ्री में थोड़ी बताए, पैसा दूंगा, तो वो आपका डायरेक्ट, उसके बिना आप चालू करने का सोच भी नहीं सकते। बार बार वो सेंटेंस को दिमाग में घुसाओ, जब तक आप उस बंदे को पैसा नहीं दोगे आपको नहीं सिखाएगा कैसे यूज करना है, तो चालू करना दूर की बात है, चालू करने का सोच भी नहीं पाओगे। Amortized cost of mold pattern patent, ये क्या होता है? मोल्ड मतलब बता दो, बाकी सबको लगभग समझ जाएगा। साचा, वही बॉटल जो है पिघला के उसको साचे में लगाया गया होगा ना, साचे में डाल के उसको उस शेप में, कोई भी बॉटल है, कोई भी पेन है, कैलकुलेटर है, ये लैपटॉप ही क्यों नहीं, ये तो प्लास्टिक फाइबर का ही है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं साचे से बनाया गया है, पिघला के प्लास्टिक डाल के, तो उसका जो मोल्ड है वो आएगा। चलो मेरे को डाउट है, मोल्ड तो फिक्स्ड एसेट हुआ क्या? मोल्ड आपका फिक्स्ड एसेट हुआ, क्योंकि वो भी एक बड़ा सा मशीन टाइप ही रहता है, वो छोटा मोटा इतना सा नहीं रहता है, मोल्ड बड़ी मशीन जैसा रहता है, फिक्स्ड एसेट होता है, लॉन्ग टर्म तक यूज कर दो, तो वो कैसे यहाँ पे आ गया? फिक्स्ड एसेट यहाँ पे नहीं आता है। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोला है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड नहीं बोला है, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड बोला है। आसान भाषा में बताऊं तो डेप्रिसिएशन, उस मोल्ड का डेप्रिसिएशन। इलस्ट्रेशन 3 में आएगा, यही सेम चीज आएगा। तो देखना, मोल्ड को मत दिखाना, वहां पे कॉस्ट ऑफ मोल्ड दिया हुआ है, उसको नहीं दिखाएंगे, उसका एमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकालेंगे, मतलब उसको जितना भी उसका यूजफुल लाइफ होता है, तो ये यूजफुल लाइफ आप उसको डेप्रिशिएट करते हो, एमोर्टाइज करते हो, वो आपको दिखाना है। अभी 3 बनाएंगे, समझ आएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन को ही दिखाया जाता है, मशीन का जो क्या कहना चाहिए, फेस वैल्यू नहीं बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसका कैरिंग अमाउंट, ये स्टैंड पड़े हो, तो वो नहीं दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ, आगे कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, वही जो मैंने डिजाइन का एक एग्जांपल दिया, जब तक आप डिजाइनर से अपने प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं बनवा लेते, प्रोडक्शन चालू करने का सोच भी नहीं पाओगे। पहले किसी डिजाइनर के थ्रू अपना डिजाइन बनवाओ, तभी आप उसका साचा बनवाओगे, फिर सब उसमें सामान लगाया जाएगा, तब जाके वो बनेगा। समझ आ गया? ठीक है, उसके बिना चालू करने का नहीं सोच पाएंगे। कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मेरे को चाहिए, मतलब मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो आईटी इंडस्ट्री में तो सॉफ्टवेयर से ही सब काम होते हैं ना, मेरे को पर्टिकुलर ये काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बिना चालू करने का सोच भी नहीं सकते, तो लगेगा। और उसके बाद देखो, ओपन एंडेड डेफिनेशन है, ओपन अदर एक्सपेंसेस, ऐसी होते हैं ना, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो क्या ओपन एंडेड है, तो 4 हेड्स में नहीं आएगा, वो 5वें हेड में आ जाएगा आईओएस में, बस ये वैसी है। अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना, और प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस का A to Z सब एग्जांपल है, इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, सारे एग्जांपल यहाँ पे। कोई दिक्कत? ठीक है, एक ही सेंटेंस को मन में लाना, चालू करने का सोच भी नहीं सकते इसके बिना। बिना डिजाइन के कैसे? मैं थोड़ी सोचूंगा, मैं सोचने का पैसा दूंगा उसको, मैं डिजाइनर नहीं हूँ, किसी और से बनवाऊंगा डिजाइन, मैं नहीं सोच सकता बिना डिजाइन के। हाँ, कुछ और? ठीक है, तो आपका पहला स्टेज आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सा ओवरहेड आप जोड़ोगे? फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, तो चलो उसकी लिस्ट देखते हैं। ये देखो, फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा देखो, कंज्यूमेबल स्टॉक्स एंड स्पेयर्स, जो भी स्पेयर पार्ट्स होता है जो आप लगाओगे, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे ये लैपटॉप है ना, इसका स्पेयर पार्ट क्या रहेगा? मदरबोर्ड, बटन, ये माउस का जो बटन रहता है लैपटॉप में, माउस का लगेगा था ना बटन, तो वो स्पेयर पार्ट्स हो गया, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में लगा। जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो फैक्ट्री में ही लगेगा, वो प्रोडक्शन के वक्त लगेगा। आप ये बोल सकते हो समझने के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड आर दोस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन चालू हो चुका है उस समय लगाते जाने लगा, कंटिन्यूएशन में उसको लगाते जाना है, जो प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में लगेगा। आपने बटन चालू कर दिया प्रोडक्शन का, अब जो खर्चे लगते जाएंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जो लगते जाएंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगते जाएगा उसमें, जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, टाइम बीतते जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन या फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है।
अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा तो ऑफिस और उसमें ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। शोरूम का है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। हाँ देखो, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, कोई और एसेट नहीं, प्रोडक्शन एसेट मतलब जो ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीन, उसके अलावा क्या ही होता है प्रोडक्शन एसेट। तो प्लांट एंड मशीन को अगर आपने खुद परचेस नहीं किया, रेंट पे लेके आया तो रेंट ऑफ मशीन बेसिकली वो यहाँ पे आ गया। क्या क्या तो डिपेंड करता है ना, वो लैंड पे आप फैक्ट्री खोले हो, ऑफिस खोले, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ओवरहेड, क्या चीज वहां पे, ऑफिस खोले हो तो ऑफिस ओवरहेड, शोरूम खोले हो तो सेलिंग ओवरहेड। देखो वही बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आपका समझने का तरीका ये होना चाहिए कि सर खर्चा एक ही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा एक ही है, डिपेंड करते हैं कि वो लग कहाँ पे गए। अगर फैक्ट्री में रिपेयर मेंटेनेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में कुछ रिपेयर करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, शोरूम में कुछ खराब हो गया, वहाँ रिपेयर, वहाँ भी तो रिपेयर करवा सकता हूँ कुछ, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। सोना नहीं है। हाँ थोड़ा सा उसे ठीक है, क्यों आएगा आप सोच के बताओ क्यों आएगा। उसके बिना आप प्रोडक्शन चालू तो कर सकते हो। कल भी आप यही डाउट पूछ के गए थे। एक बात बताओ, मशीन का रिपेयर करवाए बिना क्या मैं प्रोडक्शन चालू करने का सोच सकता हूँ? हाँ चालू भी कर सकता हूँ, रिपेयर तो बाद में करवाऊंगा जब खराब होगी, और खराब तब होगी जब मैं प्रोडक्शन चालू कर चुका हूँ। पहले प्रोडक्शन चालू करोगे, तब मशीन खराब होगी, तब उसका रिपेयर करवाओगे, मतलब ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा, तो बाद में होगा ना, तो रिपेयर अपना फैक्ट्री होगा। हाँ देखो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी, बोले सर एम्प्लॉय यहाँ पे कैसे आ गया, तो एम्प्लॉय में गया ना, वहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉय गया है, ध्यान से देखो। आप बोले सर एम्प्लॉय का कॉस्ट तो दिखा दियो, नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉय बस दिखाओ, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वो तो ओवरहेड होता है ना। तो फैक्ट्री में जो भी, चलो आप लोग बताओ फैक्ट्री में कौन होते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय? इनडायरेक्ट गार्ड, सुपरवाइजर, क्लीनर, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट है, जो कि प्रोडक्शन नहीं करते हैं, अपने हाथों से प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस में हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है, रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी। अरे वही बात है फिर से, फैक्ट्री का गार्ड है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का गार्ड है तो उधर, शोरूम का गार्ड है तो और तीसरे में, खर्चा एक ही है, डिपेंड करता है लग कहाँ पे रहा है। अच्छा चलो, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, इसका क्या मतलब? प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉस्ट, तो ये तो ऊपर आ चुका है, ये देखो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉस्ट एफ वाले पॉइंट में है, इसका मतलब नीचे जो है वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉस्ट नहीं है। देखो ध्यान से, गुनगुन ने बोला प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉस्ट, तो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिना प्रोडक्ट डिजाइनिंग के आप चालू करने का नहीं सोच सकते, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बोले सर ये किसका डिजाइनिंग कॉस्ट है? अभी आप किस चीज का डिजाइनिंग कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स का। देखो फैक्ट्री में जो बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट को इंस्टॉल किया जाता है, 2-2 फ्लोर जितने बड़े प्लांट होते हैं, पेड़ वाला प्लांट नहीं, प्लांट एंड मशीन वाला प्लांट, 2 फ्लोर जितना बड़ा प्लांट होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इमेजिन करो, और एरिया में भी काफी बड़ा होता है, 2-3 हजार स्क्वायर फीट का होता है बिल्कुल, तो उसको आप इंस्टॉल करवाओगे, उसमें महीनों लग जाते हैं, तो उसका भी तो प्रॉपर एक लेआउट, एक नक्शा तैयार करवाओगे ना, वो उसका डिजाइनिंग बताओगे। जैसे आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे ड्राइंग कॉस्ट, हाँ ड्राइंग ये वाला ड्राइंग नहीं है, पर्सनल यूज वाला ड्राइंग नहीं है जो कैपिटल से माइनस होगा, यहाँ पे ना कैपिटल है ना उसका ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब नक्शे वाले ड्राइंग। किस चीज का नक्शा? डिपार्टमेंट्स का या प्लांट का। फैक्ट्री में जो अलग, फैक्ट्री में भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ना, तो उसका आपका डिजाइनिंग किया जाएगा, उसका भी नक्शा बनाया जाएगा, फैक्ट्री होगा, ठीक है, याद रखना। ड्राइंग कॉस्ट अभी आएगा आगे क्वेश्चन। इंश्योरेंस बोले किसका? भाई डिपेंड करते हैं, इंश्योरेंस तो कहीं पर भी आ सकता है, तो डिपेंड करते हैं। जो फैक्ट्री में देखो प्लांट एंड मशीन का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री बिल्डिंग का है, या स्टॉक का है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआई, ठीक है। फिर आया एमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर, टूलिंग, जो टूल्स होते हैं थोड़ा भी चीज देखा जाए तो वो भी एसेट है, लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री में कवर होता है, तो रेशियो एनालिसिस में जाने होंगे कहीं पे। जिग्स मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, ये भी सही है, और अपन ये भी बोल सकते जिग्स एक मशीन होती है जो कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज की जाती है, वही इंस्टॉल करने के लिए, वो सब के लिए मशीन यूज, उसका भी एमोटाइज्ड कॉस्ट है ना। और फिर उसके अलावा देखो आप नाम से समझ जाओगे, इतना रटने की जरूरत नहीं है,
आई वाला पॉइंट देखो, आप नाम से समझ जाओगे हाई फैक्ट्री ओवरहेड है। कैसे? सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? देखो टूल रूम, टूल मतलब वही हो गया थोड़ा पेंचिस, उसका अलग से रूम बना दिए। कहाँ बनाओगे? ऑफिस में। क्या करेंगे ऑफिस में? थोड़ा रख के, हाँ, एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेगा तो उसको फेंक के मारेंगे, नहीं मार सकते, जेल हो जाएगी। फिर देखो इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंजीनियर कहाँ बैठे रहेंगे? एमडी मत बोलो, फैक्ट्री बोलो। इंजीनियर है फैक्ट्री में बैठे रहेंगे, वही सब है जो कोई भी इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल और क्या क्या कहते हैं, सब फैक्ट्री में बैठे रहेंगे, वहीं अपना काम संभालेंगे, है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल कहाँ ही करोगे? फैक्ट्री में, क्योंकि चिमनी तो वहीं होती है। ऑफिस और शोरूम में किस बात का पॉल्यूशन? हाँ, एसी चला रहे हो, सीएफसी निकल रहा है, वो मत चलाओ एसी, बाकी वो चिमनी वाली बात हो गई, तो वो अपन फैक्ट्री में ही करेंगे ना पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये सब आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। और फिर से मैं बोलूँगा A to Z, इसके अलावा आप कितना भी सोच लो, जो खर्चे हैं यही है, ठीक है। मतलब A से लेकर I तक ये अपना खत्म, इसके अलावा कुछ आगे नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज़? वापस आए फॉर्मेट में, चलो नीचे। फैक्ट्री ओवरहेड हमने जान लिया, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड ये टाइप का हेडिंग है, क्योंकि पर्टिकुलर खर्चा नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मैं ये सब खर्चे दिखाऊंगा जो अभी हमने डिस्कस किए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगी। और मैंने बोला वर्क कॉस्ट मत बोलो, उसको फैक्ट्री कॉस्ट ही बोलो। मतलब आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो क्या ये फाइनल है? क्या ये आपका सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, सेकंड स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कल मैंने उस दिन आपको वो दिया था एग्जांपल। फाइनल अकाउंट्स आप लोग पढ़ते हो, दो प्रॉफिट निकाला जाता है, कौन कौन सा? फाइनल प्रॉफिट कौन सा माना जाता है? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बताते हैं क्या कभी? मतलब कंसिडर किया जाता है, बट फाइनल तो नेट प्रॉफिट है ना। तो आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया, वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब अभी सेकंड स्टेज खत्म नहीं हुआ है। तो देखो ना, बुक वाले ने बोल्ड में भी कहाँ ही लिखा है उसको, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आपका सेकंड स्टेज नहीं है, तो वो भी खत्म नहीं हुआ है। उसके आगे आपको क्या करना है? WIP का एडजस्टमेंट करना है। मतलब आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा कुछ छोड़ देगा उसको, खाली अपने मन से थोड़ी अमाउंट लोगे। तो दिया रहेगा ओपनिंग वाला ऐड करोगे, क्लोजिंग लेस करोगे, ठीक। तो आएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, पर लिखेंगे क्या? जस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। एक्चुअली में वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, वर्क को हटा दो, उसका दूसरा नाम है, अभी हटाओ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो ध्यान से, पहला स्टेज क्या था? प्राइम कॉस्ट। उसमें आपने क्या किया? देखो यहाँ से यहाँ तक बस देखो क्या किए, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, बीच में टाइम पास किए, ऐड करके लाइन खींचे, टाइम पास है, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट किसी काम का नहीं है वो, कौन सा? वो सेकंड स्टेज है। उसमें आपको ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेट करना है, तब आपका सेकंड स्टेज खत्म होगा। मैं बोलूँगा सेकंड स्टेज है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ और स्पष्ट तो नहीं हो गया दिमाग में? होगा तो वो भी बता देना। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ये आपका सेकंड स्टेज है। मैं यहाँ पे नंबर 2 डालूंगा, प्राइम कॉस्ट में 1 डालूंगा, ठीक है। ये मेन पहला था और ये है मेन दूसरा स्टेज में, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, तो मैं इसमें क्या कमेंट लिखवाता हूँ बाजू में? इनिशियल प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। जो कल हर्ष बता रहा था, आलू का चिप्स तल के रेडी हो चुका है। इनिशियल प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब लेस बनाने का जहां तक का कॉमन प्रोसीजर है वो खत्म हो गया। इनिशियल प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। जो भी अलग अलग फ्लेवर के लेस आते हैं, पर तलने तक का तो प्रोसीजर सेम होता होगा ना। आलू लेके आओ, काटो, छीलो, तलो, बस यहाँ तक का प्रोसेस सेम। तो तल लिया, अब रेडी है। फ्लेवर डाल के पैक करना चालू कर दूं? नहीं, क्या करूँगा मैं? अभी क्वालिटी चेक करूँगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में उसको लिए भी मैं फूड इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा, ये भी एक प्रोफेशन होता है। वो खाना खाने का पैसा लेता है, खाना खिलाओ, रिव्यू दूंगा, पैसा लूंगा, तब रिव्यू दूंगा। फूड इंस्पेक्टर होता है ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो आपको देखना पड़ेगा सही क्वालिटी का बना है कि नहीं, क्योंकि ऐसी पैक कर दिए, कस्टमर के पास खराब क्वालिटी पहुंच गया, फिर देख लो कॉर्पोरेट में केस भी फिर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो खुशी, क्या होता है रिसर्च? सोचो ना, गेस करो। क्या पहले ही दिन से लेस का सारा 10-12 फ्लेवर आ गया होगा?
नहीं, सबसे पहले तो एक ही फ्लेवर लॉन्च हुआ होगा, सालों तक वही चलता होगा। फिर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, अरे ब्लू की जगह लाल वाले भी तो बना सकते हैं टमाटर डाल के, लाल वाला टमाटर वाला होता है ना। तो उन्होंने रिसर्च किया, फिर डेवलपमेंट किया कि हम फ्लेवर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते बहुत सारे फ्लेवर आ गए। और फ्लेवर के बाद तो क्या क्या वैरायटी, क्या क्या गवर्नमेंट वाला भी लेस आता है, क्या क्या होना। तो उन लोग अभी तक चल रहे हैं ना, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज़? अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली आपको उसके ऊपर रिसर्च करना है और डेवलप करते जाना है। आज ये फीचर है तो कल क्या फीचर होने वाले हैं आगे का भी देखते जाओगे। हाँ, फिर आप ऐड करोगे, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड तो हो गया। दूसरा ओवरहेड कौन सा होता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस का ही होता है, ऑफिस के नाम से भी दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव भी दो टाइप का होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और दूसरा कौन सा होता है? हाँ, है तो ये भी वही, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नाम वही है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो दो टाइप का होता है। पहला ये सामने दिख रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। दूसरा नाम वही है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसको जनरल कहा जाता है, ठीक है। ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। हाँ, एक्चुअली में वही है जो भगत की भावेश, हाँ इसमें मुझे टाइम लगेगा पहचानने में। जो भगत भावेश ने बोला कि सेलिंग वाला है, बेसिकली वही है ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला है। जनरल मतलब क्या? जो शोरूम वगैरह में लगा है, ठीक है। तो इसलिए देखो वो, ये देखो बाद में आया, ये देख लो नीचे फिर से आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला। तो ये आपको ध्यान रखना, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला कब ऐड होगा, जनरल वाला कब ऐड होगा। जनरल मतलब रिलेटेड टू सेल्स वाला, ठीक है। फिर प्राइमरी कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी ऐड करोगे, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड करोगे। चलो इसी का ना बताओ, तीनों टाइप की पैकिंग का बताओ मीनिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या होता है? ठीक है, जो गुड्स को होल्ड करने में काम आता है। आपको ऐसा क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि प्राइमरी कॉस्ट बोल दे, आपको ऐसा लिखा रहेगा पैकिंग कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग द गुड्स, ऐसा सेंटेंस है क्वेश्चन में। पैकिंग कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग द गुड्स, तो इसका मतलब प्राइमरी कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है फिर? विच इज डन फॉर प्रोटेक्टिंग द गुड्स, ताकि वो दब ना जाए, टूथपेस्ट बीच में दब के निकल जाएगा। क्या मतलब? तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है वो सेकेंडरी है, इट इज डन फॉर प्रोटेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम एनी डैमेज, ठीक है। तीसरा क्या होता है? टर्शरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग ही कहते हैं उसको, या ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग भी कहा जाता है। जो बॉक्स होता है बड़ा सा कार्टन बॉक्स, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां से होलसेलर लोग जो करते हैं, ठीक। एक एक चीज को आराम से सोचो। और फिर आपको माइनस करना है स्क्रैप सेल ऑफ व्हाट? WIP एंड फिनिश गुड्स। चाहे WIP का स्क्रैप सेल हो, चाहे फिनिश गुड्स का स्क्रैप सेल हो, यहीं पे माइनस होगा। और मटेरियल का स्क्रैप सेल वो तो पहले ही माइनस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड कहा। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेगा सबसे पहले वहीं पे माइनस कर दिए थे स्क्रैप ऑफ मटेरियल, यहाँ किसका? WIP और फिनिश गुड्स का। तो आपका तीसरा आ गया, ये आपका तीसरा ऐड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में अनुवाद करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलोगे? प्रोडक्शन करने की लागत। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे 100% प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। देखो ऊपर सेकंड क्या था, ये आपका सेकंड स्टेज था फैक्ट्री कॉस्ट, वहाँ हमने क्या लिखा था? इनिशियल प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। फिर आपने उसका क्वालिटी चेक किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, प्राइमरी पैकिंग किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन उसको जोड़े, स्क्रैप सेल को माइनस किए, तब मैं बोल सकता हूँ मेरा प्रोडक्शन अब 100% कंप्लीट है। मतलब ये मेरा फिनिश गुड्स का खर्चा है, 100% कंप्लीट हो रहा हो ना, मतलब ये जो खर्चा रहेगा फिनिश गुड्स का खर्चा है, फिनिश गुड्स बन चुका है उसको बनाने का एक खर्चा है। 100% प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करूंगा? उसको सेल करूंगा। इधर ध्यान से, इधर पार्टी। तीसरा ऐड आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने का खर्चा। तो अब ऑब्वियसली आप सेल करोगे, तो मैं जोड़ दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? नहीं। अभी यहाँ पे आपको खुद से सवाल पूछना है कि जितना सामान आपने प्रोडक्शन किया होगा, इधर सब लोग ध्यान से सुने, जितना सामान आपने प्रोडक्शन किया होगा क्या पूरा का पूरा सेल हो जाएगा? नहीं।
जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसको आप पहले बेचोगे, इसी ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का, उसको आप पहले बेचोगे, इसलिए वो ऐड होगा, इस साल आप उसको बेच के नक्की कर दोगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो साल के एंड में सेल नहीं हो पाया इसलिए तो क्लोजिंग स्टॉक है, अगले में बेचोगे, अगले साल बेचोगे, इसलिए अभी उसको माइनस कर दो। सेम जो ऊपर WIP का किए थे, ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का करना है। तो जाके आएगा आपका फेवरेट चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो अकाउंट्स में भी देखे हो बहुत जगह, COGS, ये है आपका COGS। देखो अकाउंट्स में कितना आसान तरीके से आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये आपका चौथा स्टेज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, उसको क्या करने का कॉस्ट, प्रोडक्शन का, सेल करने का नहीं। समझो, देखो मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। COGS इज, हाँ देखो COGS के बारे में लिख रहा हूँ कुछ, बताना 2 सेंटेंस लिखूंगा कौन सा सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, पहला लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स, या दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स। बताओ कौन सा ट्रू है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, ये सही है। चलो चलो सुनो, हर्षा एक बहुत अच्छी पॉइंट लोग बोल रही है, पर उससे पहले मैं बोल जाऊंगा। अगर आप लोग B पॉइंट बोल रहे हो सही है, B पॉइंट क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, तो वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही था, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोड्यूसिंग गुड्स, COGS भी प्रोड्यूसिंग द गुड्स, तो डिफरेंस क्या होगा, सामान बिका उसकी जो लागत है, मतलब किस चीज, क्या करने की लागत, प्रोड्यूस करे, उसके बाद प्रोड्यूस करने की लागत, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच आर सोल्ड, है ना। मतलब B को आप पार्टली ट्रू बोल सकते हो, और अब अगर इसके आगे मैं लिखूं कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच आर सोल्ड, तो अब ये 100% ट्रू हो चुका है B वाला। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सेलिंग तो है ही नहीं। अच्छा सेलिंग क्यों नहीं कह सकते, कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सुनो सुनो नाम में तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेलिंग करने का खर्चा नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो जुड़ा ही नहीं है, वो तो आगे जुड़ा है ना। यहाँ ये निकालने के लिए आपने कहाँ पे कौन सा सेलिंग खर्चा जोड़ा है, कोई भी नहीं जोड़ा, वो तो बाद में जोड़ते हैं इसके, है ना। तो विच इज क्लियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको MCQ में फंसाएगा, MCQ भी है ना आपसे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच आर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, तो ये तो खाली प्रोड्यूस करने का था। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ सकता हूँ, अभी इतना गुड्स मैंने बेचा है, तो उसको बेचने में जो जो खर्चा आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मार्केटिंग हाउस के अंदर ही बताया है, ठीक है, और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला। तो अब देखते हैं तीनों में क्या क्या आएगा, मतलब इसने 3 कैटेगरी में बांट दिया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला, पहला ये हुआ, फिर दूसरा सेलिंग ओवरहेड, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बस उसके बाद खत्म क्वेश्चन। तो देखो इन तीनों में क्या क्या है, वापस थोड़ा पीछे आएंगे, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाले के अंदर क्या क्या आता है, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो तो बता देगा सामने से, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव 2 टाइप का होता है ना, बातचीत नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो 2 टाइप का होता है, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो आपको बता देगा इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और जो जनरल वाला है वो आपको ये सब याद कर समझ के जाना है, जनरल के अंदर ये सब आएगा। देखो क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बोले कौन सा बिल्डिंग, फैक्ट्री का बिल्डिंग, फैक्ट्री का बिल्डिंग होता तो फैक्ट्री ओवरहेड होता, ये ऑफिस बिल्डिंग है, लिखा है ऑफ कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मतलब वही हो गया जो ऑफिस है अपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, उस बिल्डिंग का, उस फर्नीचर का मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जनरल वाला है, ठीक है। देखो सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, CEO, चेयरमैन, CFO सब आ जाएंगे यहाँ पे, CS, CMA, CS सब इसमें आएंगे। हमको जो फीस मिलेगा, हमको जो सैलरी मिलेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, जनरल वाला, ठीक है। फिर आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस का टैक्स, ऑफिस का इंश्योरेंस, वो सब। मैंने बोला ना खर्चा वही है, खर्चा एक ही है, इंश्योरेंस, डिपेंड करता है वो लग कहाँ पे।
हाँ, वैसे ही आपका देखो इनडायरेक्ट, देखो मटेरियल फिर से आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, क्या क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस में जो जो चीज़ें लगती है बेसिकली वही प्रिंटिंग स्टेशनरी लगता है ना, स्टैम्प पेपर लगता है। और देखो इसी से रिलेटेड फिर आगे देखेंगे लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, कमीशन, मीटिंग एक्सपेंसेस जो एजीएम में लगता है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो वो सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला, ठीक है, याद रखना। आ गया हो सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में देखो फिर से वही आ गया, सैलरी, खर्चा वही है, डिपेंड करता है सैलरी किसको देगा। तो सेलिंग ओवरहेड में किसकी सैलरी आएगी, सेल्समैन की या सेल्स मैनेजर की, दोनों की आएगी। सेल्समैन सेल्स मैनेजर अलग होता है, दोनों का आएगा। तो देखो सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉई डायरेक्टली रिलेटेड विद सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर आ गया वही वापस से वही चीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ले लो रिलेटेड विद सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, हमारी भी जो वेबसाइट है, हमारा जो ऐप है उसको मेंटेन करने का जो खर्चा रहेगा, सेलिंग है ना, हम उससे अपना लेक्चर सेल करते हैं तो वो भी वेबसाइट का है, ऑनलाइन जो हम सेलिंग कर रहे हैं तो उसका खर्चा सेलिंग ओवरहेड में आएगा। मार्केट रिसर्च, हम लोग जा जाके पूछते हैं कहाँ कोचिंग में क्या चल रहा है, मार्केट की खबर होनी चाहिए, तो वो भी अपना सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग यहाँ आ जाएगी और टर्शरी भी आएगी। सेकेंडरी पैकिंग और जो ट्रांसपोर्ट पैकिंग होती है, कार्डबोर्ड पुट्ठे में डालते हैं। रेंट आपका शोरूम का, हाँ मैं बता रहा हूँ कितनी बार रिपीट किया, देखो रेंट खर्चा एक ही है, अब हो सकता है फैक्ट्री का रेंट है वो वाला होगा रेंट। डेप्रिसिएशन क्या, हाँ गाड़ी का, होम डिलीवरी वैन का, यहाँ उसका भी तो हो सकता है, जैसे शोरूम में भी तो कई सारे एसेट पड़े होते हैं उसका, ठीक है। और देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, ठीक भाई यार, सैलरी एंड वेजेस, बोले किसका, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है बंदा उसका। अच्छा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होलसेलर, होलसेलिंग का काम करना, और सेलिंग मतलब रिटेल, दोनों ही करोगे ना। अगर आप जो आप करोगे वो खर्चा आप जोड़ोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, फिर से आ गया इंश्योरेंस रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन, वही गाड़ी वाड़ी का जो इंश्योरेंस रहेगा। फिर से आ गया डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस, मेंटेनेंस, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, गाड़ी का जो भी पावर, गाड़ी में जो फ्यूल डालोगे वो सब, ड्राइवर को सैलरी दोगे गाड़ी जो चलाएगा, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? तो ये अपना पूरा कॉस्ट शीट का खत्म। कॉस्ट ऑफ सेल आपका लास्ट और 5वां हेड होता है, उसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे और सेल्स बता दोगे। सेल्स को 6वां हेड बोलने की गलती मत करना, सेल्स तो सेल्स है ना, वो रेवेन्यू है, वो दिखाया जाता है जस्ट फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन। कॉस्ट शीट का तो कॉस्ट ऑफ सेल आपका लास्ट है 5वां है, ठीक है। हाँ देखो बोल भी रहा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कॉस्ट शीट सर्विसेज की भी बनाई जाती है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? मटेरियल गायब हो जाएगा, बाकी सब रहेगा। तो जहाँ जहाँ मटेरियल की बात हुई थी वो गायब हो जाएगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब गायब हो जाएगा, बाकी सेम बनेगा जो हम सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ कुछ नहीं रहेगा, WIP, फिनिश गुड्स सब गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 3 बनाओ। 1 और 2 बन गया सबका, ठीक है। जाते जाते कॉपी चेक करूंगा, अभी का बनाना है फिर से। चलो थर्ड में आए, उसमें पहचान लूंगा पुराना वाला है, धूल लगी होगी ना उसमें, ठीक है। अभी बनाना है, अभी बैठ के बनाना है, 1 घंटा है हमारे पास। 12 बजे चालू हुई है क्लास, 12 से पहले नहीं हुई है। चलो देख, जब तक इलस्ट्रेशन 3 खत्म हो। चलो, अर्नव इंस्पार्क या इंस्पैट जो भी है, उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। 22-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो एक बात को समझो, इतना बड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, सब चीजें दी हुई है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, वही तो एग्जाम में आता है। ये थोड़ी बोलेगा खाली फैक्ट्री कॉस्ट तक निकालेंगे, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आता है जब सारी चीजें दी हो, सब निकालना हो।
तो इतना बड़ा क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सामने से करके देगा। देखो अभी हम लोग मैं क्वेश्चन आपको पढ़वाते जाऊंगा, एक चीज आपको दिखेगी, कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में ही दिया हुआ है सब चीज। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आता है, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जो जो चीजें यूज की जाती, जो 3 चीज होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही दिया हुआ है, लाइन से दिया हुआ है। फिर आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो, तो क्वेश्चन में देखना वो फैक्ट्री ओवरहेड ही देगा लाइन से, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मेहनत नहीं करनी होती इस टाइप के क्वेश्चन में। जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतनी मेहनत कम लगेगी। क्वेश्चन में हिंट देते हैं, हिंट यही दिया हुआ है कि सब सीक्वेंस में जमा के दिया। देखो सबसे पहले यही तो आता है, मटेरियल। तो चलो पहले मैं ओरली डिस्कस करवाऊंगा, फिर हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। पहले सिर्फ देखो और समझो क्या क्वेश्चन कैसे दिया, हम उसको दिमाग से कैसे दिमाग सोचेंगे। तो चलो बातचीत नहीं। सबसे पहला खर्चा मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज, ट्रू या फॉल्स? हाँ मतलब फॉल्स। फॉल्स। डायरेक्ट मटेरियल परचेज थोड़ी दिखाता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिखाता हूँ। कंज्यूम निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे वो करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेज करके। तो खाली सिर्फ परचेज है, तो सिर्फ परचेज को दिखा के आगे बढ़ोगे क्या? नहीं। तो ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है सर? वो नीचे दिया हुआ है, वो आप पूरा क्वेश्चन देखोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नीचे दिया हुआ है। ये देखो, बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग है। किस चीज़ का ओपनिंग है? तीनों का है, रॉ मटेरियल का ही ओपनिंग है, WIP का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग। फिर 31 मार्च है, मतलब क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये तीनों का क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो चलो कैलकुलेटर में करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखो, कितना दिया हुआ है? 18 लाख दिया हुआ है। लिखो कैलकुलेटर में 18 लाख, सब लोग करेंगे बिना बातचीत किए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखो 18 लाख, हो गया। क्या परचेस कर, क्या प्लस करोगे? परचेस ऑफ मटेरियल ऐड करोगे, लोग करो 10 करोड़। 10 करोड़ 8,40,000। हाँ तो ये हुआ माइनस। फिर क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे। हाँ करते हैं ना लाइन से, उसमें भी आते हैं माइनस। अपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस तो करेंगे, तो कर लो, ये लो 9,60,000 को माइनस करो, हुआ माइनस करके। और क्या प्लस किया जाता है फिर? मतलब अगर मैं लॉजिकली बोलूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल। अब देखिए कौन कौन सा खर्चा जो परचेस करते वक्त लगता है? GST लगता है, बिल्कुल लगता है। जब आप माल परचेस करोगे उसमें आपको GST देना पड़ेगा। तो क्या मैं GST को ऐड करूँ? 1,80,00,000। और सामने से बोल भी रहा है GST पेड ऑन अबाउट परचेस, ये जो परचेस की उसी का है। हाँ तो ITC थोड़ा सा जानते हो, GST पढ़ के। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब क्या? आपको उसका, चलो मैं शॉर्टकट में अभी बता रहा हूँ, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। आपने GST पे तो कर दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड, मतलब पास्ट टेंस है ना, आप पे कर चुके हो, आपकी जेब से पैसा जा चुका है, बट दैट अमाउंट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। शॉर्ट में बताऊं एक शब्द में, इसका मतलब ये होता है आपको रिफंड मिल जाएगा। आप अपना GST रिटर्न भरना, आपको ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या वो फिर आपकी फाइनली क्या आपकी कॉस्ट लगी? नहीं, अभी आपने पे किया, बाद में मिल जाएगा ना, तो आपकी कॉस्ट है नहीं, तो आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, और तो हम ऐड करते हैं, मतलब लिखा रहेगा, ऐसा लिखा होता है इधर पलाश, लिखा होता है यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबल नहीं हो आप तो ऐड कर दे, तो आपका कॉस्ट है, क्योंकि पे तो कर चुके हो पर रिफंड नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको तब जाके ऐड करना होता। अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, और कोई खर्चा जो मटेरियल परचेस करते वक्त लगता है? फ्रेट इनवर्ड, ये आप ऐड कर दोगे। ठीक है, करो 11, 20, 600 ऐड कर किए। ठीक है, भगत भावेश फ्रेट इनवर्ड ऐड कियो, कितना आया फाइनल? समझ तो आया नहीं? ये है हाँ ठीक है। तो मतलब पहला खर्चा हमने दिखा दिया, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आता है, वो हमने निकाल लिया। क्लियर है सबको? पक्का? दूसरा खर्चा क्या होता है? अच्छा इसको टिक भी करते जाना, सामने वाला बोलेगा क्वेश्चन पेपर में कुछ मत लिखो, आप लिखना। लिखना क्या? टिक करना है ना आपको, छोटा सा टिक कर ही सकते हो, आप ही को सहूलियत होगी, पता रहेगा हाँ ये चीजें हो गई है।
आपको हौच पौच नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अरे भाई इतनी सारी चीज़ें हो गई है। हाँ तो देखो अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आएगा, वेजेस खुद आएगा और कुछ इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखाएंगे। हाँ तो अब डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा, वेजेस आएगा क्या, हाँ लिखो 29,20,000। फिर आपका ये कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड एम्प्लॉय पीएफ ईएसआई सब आएगा क्या, हाँ ये अलाउंस है, वही जो आप सैलरी चैप्टर में पढ़ते हो, पीएफ में आपने कंट्रीब्यूट किया तो ये भी तो आपका खर्चा है ना, ऐड कर दो 3,60,000। फिर आपका चलो टिक भी करते जाते हैं, प्रोडक्शन बोनस आएगा, ऐड होगा उसी में, हाँ होगा, कर दो ऐड 2,90,000, इतना ऐड किए। अब रुक जाना 2 मिनट के लिए, रुक जाना। रॉयल्टी आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये फाइनल आंसर है। बोले सर ऐसा कैसे, आप जादू से बोलो रॉयल्टी नहीं, आगे तो देखो, आगे भी तो कुछ हो सकता है जो इसी में ऐड होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, एक चीज बोली थी, फॉर्मेट वाइज दिया हुआ है। रॉयल्टी किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस चालू हो गया है, डायरेक्ट लेबर खत्म हो गया है। ये इस क्वेश्चन की खासियत है, आएगा तो ऐसा ही आएगा, आपको सीक्वेंस में दिया। हाँ क्योंकि अब देखो छोटा क्वेश्चन आएगा तो उलझाएगा। देखो सीए का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चारों सब्जेक्ट में से, अच्छा तो 3 है टोटल, 6 है, तो मैं 6 की बात करूं, 6 सब्जेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन लगे लेंदी है, डरना नहीं, जितना वो लेंदी रहेगा वो उतना ही इजी रहेगा, जैसा कि ये वाला है। और जितना शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो खुश मत होना, जितना खुश रहो, जितना छोटा रहेगा वो क्वेश्चन उतना क्या रहेगा, कौन है पेचीदा, ठीक है। हाँ कोई हार्ड बोले, अच्छा वो किसी ने हार्ड नहीं बोला, मारता मैं कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब वो वाली कॉस्ट शीट कैसी रहेगी, कहीं ऊपर दे देगा सेलिंग वाला और फैक्ट्री वाला नीचे, छाटना पड़ेगा, ऊपर नीचे आपको घूमना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये आप 6 सब्जेक्ट में पूरा यही अप्लाई होता है, कोई भी देख लें। टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स में ये होता है, जितना लेंदी रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वो आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल उतना इजी रहता है, ट्रिक को फॉलो करना रहता है, छोटी छोटा रहता है कुछ कुछ, ठीक है। तो देखो तीनों को ऐड किया कितना आया, डायरेक्ट लेबर 35,70,000, ये देखो 35,70,000, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का फाइनल आंसर। फिर क्या आएगा तीसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है जो कि यहीं से चालू है, लिखते जाओ। रॉयल्टी लिखो 172,600, पावर एंड फ्यूल आएगा, हाँ आएगा। अब देखो पहले पढ़ने दो फिर बोलना हाँ ना, पहले देखो जब मैं पढ़ूंगा ना तो मेरे सिर्फ शब्दों को सुनना, अभी मत सोचो आएगा नहीं आएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनो। अमाउंट पेड, पे कर चुके हो कितना, 8,96,000 यू हैव पेड, जेब से पैसा जा चुका 896, क्यों, क्योंकि यू हैव परचेज्ड मोल्ड एंड पैटर्न हुज लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो मोल्ड मैंने, जो सांचा मैंने खरीदा है 896 में खरीदा है, 2 साल चलेगा। तो बताओ, पहले तो बताओ ऐड करोगे नहीं करोगे, 1 साल का। एमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड, एमोटाइज कैसे है, मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय लाइफ 2 साल, तो आप जाएगा आपका कितना 448 है ना, हाँ 4,48,000 को जोड़ना, तो ये हो गया। उसके बाद आपका जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ये किसमें आएगा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा कि हो गया बाद में कहीं पे आएगा, कहाँ आएगा, किसमें, चलो बाद में किसमें, देखो 3 ओवरहेड होते हैं ना, जैसे देखो अभी तो अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने क्लोज नहीं किया, हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में ही जुड़ जाए, मेगा वाला सेंटेंस याद करो मन में तो समझ आ सकता है। या फिर अगर आप लोग ओवरहेड बोलोगे तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, वो भी कौन सा, प्रोडक्शन वाला कि जनरल वाला या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, क्यों, जॉब वर्कर मतलब क्या होता है, गलत, ये गलत, जॉब वर्कर मतलब वो नहीं जो नौकरी करेगा, यहाँ पे जॉब मतलब नौकरी नहीं है, समझो। वैभव अभी कितने साल के हो, 19, थोड़े समय बाद वो 21 साल का हो जाएगा, शादी की उम्र हो जाएगी, तो शादी का कार्ड छपवाएगा वो,
शादी का कार्ड छपवाएगा, कहीं दुकान में देखने जाएगा वैभव, भाई मेरे को शादी का कार्ड चाहिए, छपवाना है। तो जैसे ही वो दुकान में जाएगा, क्या दुकान वाला पहले से वहाँ पे बूफर लगाएगा, शादी का कार्ड इतना सारा पड़ा हुआ है, जो चाहिए चूज कर लो? ऐसा होता है क्या? क्या करना होता है? डिजाइनिंग बनवाओगे, वो आप बताओगे? हाँ हाँ, तो वही बोले हो ना, इसको जॉब कहते हैं। जॉब का मतलब होता है वर्क ऑर्डर। जॉब मतलब नौकरी नहीं, जॉब मतलब एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर जो कि हर कस्टमर का अलग अलग होता है। मतलब जो बंदा ये जॉब वर्क करता है, जॉब वर्क मतलब नौकरी नहीं, ये वाला कुछ भी लेना, प्रिंटिंग प्रेस ले लो, है ना, पैम्पलेट और फ्लेक्स जो हम लोग बनवाते हैं, आप लोग का फोटो छपवाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम गए दुकान में बना के रखा है, भरत भावेश वैभव सब पलाश का सबको फोटो लगा के रखे, वो हम जाएंगे, फोटो देंगे, मैटर हम बताएंगे, नाम, नंबर, एड्रेस, कलर कॉम्बिनेशन, साइज, ये सब हम बताएंगे। फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है 2 दिन बाद आना, बना के रेडी रखूंगा। दिस इज कॉल्ड अ जॉब, जॉब वर्क। जो मैं पैसा दूंगा वो जॉब चार्जेस, बिल्कुल, उसके बिना आप सोच नहीं सकते। टारगेट एक्सपेंस है ये, ठीक है। जॉब वापस है, लास्ट टाइम बोलूंगा, जॉब मतलब यहाँ पे नौकरी नहीं है, जॉब वर्क मतलब होता है एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर जो कस्टमाइज्ड वे में सब करवाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, गाड़ी सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग कराना भी जॉब वर्क है, क्योंकि हर कस्टमर, जो भी कस्टमर गाड़ी सर्विसिंग करवाने जा रहा है, कोई बोलेगा सिर्फ धो के दे दो, कोई इंजन ऑयल, कोई ब्रेक ऑयल, सबका अलग अलग होता है, एयर फिल्टर, जो कस्टमर बोलेगा हम वो करेंगे, और तभी करेंगे जब कस्टमर आएगा। पहले से गाड़ी तो आप लेके जाओगे, पहले से कैसे वो सर्विसिंग करके रखेंगे? जॉब वर्क की ये इसका वो है, क्या कहना, यूनिकनेस, कि कस्टमर जाएगा, ऑर्डर देगा, तब उसका काम चालू होगा। वो पहले से काम कुछ नहीं करता है, 0% काम पे वो खाली बैठा रहता है, कस्टमर जाएगा, काम देगा, तब होगा। बहुत सारी चीज़ें, केटरिंग का बिजनेस है, वो भी इसी में आएगा, उसका अलग से चैप्टर है, चैप्टर 7 है, नहीं 9 है, जॉब कॉस्टिंग नाम का अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो उसको जो आप पैसा दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बिना आप कुछ नहीं सोच सकते चालू कर, तो जोड़ दो इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में, जो आप किए थे। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ तक आ गया। अगला है स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम, ये किसमें आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस? ये आएगा फैक्ट्री। स्पेयर क्या था? स्पेयर मैंने क्या, स्पेयर पार्ट्स जो होता है, एग्जांपल मैंने जस्ट दिया था लैपटॉप के लिए, मदरबोर्ड, कीबोर्ड और अपना माउस जो भी है, ये स्पेयर पार्ट्स है। इसको आप कब लगाओगे? प्रोडक्शन करने के पहले ही लगा दोगे, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस लगाओगे? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस उसको लगाया जाएगा, इसलिए वो फैक्ट्री में लगाया जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो बस आपको ये दिमाग लगाना है, सर यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड चालू है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस खत्म हो गया। कितना आया कैलकुलेटर में? डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग? नहीं, पहले कहाँ करते हैं? वो रॉ मटेरियल का होता है, वो तो हो गया। WIP का इसके बाद होता है, ये देखो, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद WIP का किया जाता है, और COP आने के बाद फिनिश गुड्स का किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो तीसरा हेड है, उसके बाद फिनिश गुड्स का किया जाता है। हाँ, 1894 600, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस सबका, ठीक है। और उन तीनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट ऐड करोगे। जो आपका मटेरियल था 10 करोड़ 19 जो था, फिर ये आपका 35-70 लेबर, 1894 600 का, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका, आप तो ऐसे लिखोगे, ऐसे भी कर देना, रोमन नंबर 1 कैपिटल लेटर में लिखना प्राइम कॉस्ट और बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे आते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सा ओवरहेड जोड़ोगे? फैक्ट्री ओवरहेड, और देखना लाइन से वही दिया रहेगा। तो स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। चालू हो जाओ कैलकुलेटर में, 1,12,000 लिखो। अभी हम फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल करना चाहते हैं, तो स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, हम दिखा दिए। डेप्रीसिएशन, वैसे तो 3,52,000 टोटल, डेप्रीसिएशन 352 है, तो दिखा दो फैक्ट्री ओवरहेड में पूरा 352? नहीं, डिपेंड करता है, जो फैक्ट्री का होगा वही आएगा। तो 84 आएगा, ठीक है, ऐड कर दो। 56 नहीं आएगा, 126 आएगा, प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में होती है, ठीक है। और ये 86 नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे आओ, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर आएगा। सुपरवाइजर फैक्ट्री में ही होते हैं। आप बोलोगे ऑफिस का सुपरवाइजर, कोई नहीं होता। सुपरवाइजर काम क्या होता है? लेबर को देखना, जो फैक्ट्री वर्कर है उनको देखना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका काम बस यही होता है, पेचर ढंग से काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर वो फैक्ट्री में ही होता है, उसको जब पैसा दे रहे हो, सैलरी देगा, फैक्ट्री ओवरहेड,
ठीक है, ऐड कर दो 126। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 85,600 दिखा दूं? नहीं, उसमें छांटना पड़ेगा कौन सा फैक्ट्री में लगा है। तो पहला 48, हाँ कर दो। 18 नहीं आएगा। 19,600 नहीं आएगा। पलाश कैलकुलेटर कहाँ है? फिर बाद में नहीं समझ आया सर। इंश्योरेंस प्रीमियम 85,300 नहीं लूंगा, छांटना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीन का हाँ 31,200 इसको लिखो, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग का आएगा। स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP बताओ। बिल्कुल आएगा। मटेरियल और WIP फिजिकली पड़ा कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में ही तो पड़ा होगा, तो ये भी आ जाएगा। मतलब देखो तीनों ही आ गया, सब आ गया। 85,300 तो वही छांटना पड़ेगा ना, क्या पता कुछ ऑफिस का होता तो या शोरूम का होता तो छांटना पड़ता है। हाँ देखो इतना हुआ। अगला है एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है? नहीं आता है। कहाँ आता है? हाँ फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा उसके बाद आता है। मतलब हो गया फैक्ट्री ओवरहेड का कोटा खत्म यहीं पे। तो ये देखो बाकी सब है वो सब टाइम पास। तो कितना आया? अच्छा अभी WIP कुछ बचा है। ओके पॉल्यूशन कंट्रोल हाँ यहीं पे आएगा। ओके नीचे दिया है। तो सबसे पहली सीख, पहली क्लास की पहले क्वेश्चन की पहली सीख, क्वेश्चन पूरा देखेंगे, ठीक है। हाँ देखो दे दिया नीचे। हाँ 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 एक ही चीज़ तो है, ठीक है। तो हमको देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन। पॉल्यूशन कंट्रोल इधर दे दिया, तो चलो फिर तो पूरा ही देखना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल ये दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल है, दोनों बाद में आता है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसी जगह पे आता है अलग से। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क बताओ। पहले समझो आराम से। पॉल्यूशन कंट्रोल आप लोग सबने किया कैलकुलेटर में, कर लिया ना? हाँ अब ध्यान से। एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल दिया, मतलब ये पक्का है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। फैक्ट्री वर्क दिया है तो क्या वो बता रहा हूँ वो क्यों दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया ना, मतलब ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। अब बोलो सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और एक जनरल। तो ये कौन सा है? कैसे पता चला? फैक्ट्री वाइड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब खर्चा ऑफिस का ही है, पर ऑफिस में हमने क्या किस चीज़ का खर्चा लगाया? फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा जो ऑफिस में लगा है। बिल्कुल प्रोडक्शन का पहले आता है, जनरल वाला बाद में आता है। सीक्वेंस अलग है दोनों का। हाँ तो मतलब अभी तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जुड़ेगा, हम तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ गए ना, तो यहाँ तो ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं। सैलरी, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर। भावेश सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, तो बताओ प्रोडक्शन कंट्रोल ये सब मैनेजर है। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं, क्यों 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 नहीं, क्यों? कारण मैनेजर मत बोलो, फंक्शनल मैनेजर बोलो। अब देखो इतना डिटेल में आपको जाके देखना पड़ेगा। फंक्शनल मैनेजर होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। फैक्ट्री में भी तो मैनेजर होता है। अगर मैं आपको बोलूं आप बताओ सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर कहाँ पे आएगा? क्या वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा? हाँ मैंने क्या बोला आराम से, सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये भी तो मैनेजर है, प्रोडक्शन देख रहा है, मतलब कोई फैक्ट्री से रिलेटेड, बट नहीं ये सिर्फ मैनेजर नहीं है, ये फंक्शनल मैनेजर है। मतलब मिडिल लेवल का मैनेजर होता है जो कि फैक्ट्री में जाएगा ही नहीं, ऑफिस में बैठेगा। तो ये क्या हुआ अपना? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुआ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। जनरल वाला नहीं होगा, रिलेटेड नाम से समझ आएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। हाँ प्रोडक्शन मैनेजर बोलता तो अपना फैक्ट्री ओवरहेड, बट ये प्रोडक्शन फंक्शनल मैनेजर है, मतलब थोड़ा हेड वाली बात हो जाती है, तो अपना ये एडमिन हो जाएगा, है ना। एक एक चीज को आराम से कूल माइंड होकर सोचना है, नींद को भगाना है बस।
सब सो गए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का मैनेजर है, तो ये कहाँ पे आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। सही। कौन सा? जनरल वाला, एकदम बढ़िया। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर का सैलरी ना, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो तीसरा वाला होता है उसमें आएगा। ठीक है। हाँ देखो, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? नाम में ही लिखा हुआ जनरल, ठीक है, उसमें आ गया। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी अलग, रीडिस्ट्रीब्यूशन अलग, तो कौन सा वाला कहाँ कहाँ पे आता है? किसके ऊपर? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले, जो बोलना चाहूँ। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये टर्शरी पैकिंग है, नीचे आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। नॉन इक्विटी फंड मतलब ना नॉन इक्विटी फंड मतलब क्या? borrowed फंड्स, डिवेंचर, बैंक लोन, ये borrowed फंड्स जो इक्विटी नहीं है वो borrowed फंड्स है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है ना। डिवेंचर हो या बैंक लोन, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कहाँ पे आएगा? किसके अंदर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तो फिनिश गुड्स का वो किया जाता है, मतलब कौन से ओवरहेड के अंदर आएगा वो बताओ। बहुत बढ़िया, तो फिर चलो तुम गेस करने तो बाकी तो सब लोग दिमाग लगाएंगे। इंटरेस्ट है, कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वाला? ऑफिस और जनरल वाला, ऑफिस में लगा है ये खर्चा। बाकी लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों? सेल करने पे तो इंटरेस्ट नहीं लगता हमको, हमको लोन लेने के लिए इंटरेस्ट लगता है, लोन लिए हैं इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है। सोचो सोचो। हाँ हाँ, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कहते हैं ना। हाँ, पीछे वाली पार्टी कहाँ जाएगा इंटरेस्ट? सोचो, सब सोचो अपना अपना जवाब। हाँ चलो सोचते हैं। कॉस्ट का मीनिंग वापस अपने बचपन के दिन याद करते हैं। कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था? कॉस्ट इज, किसी को याद नहीं है? चलो मुस्कान, कॉस्ट का डेफिनेशन। सब निकालेंगे कॉपी, घर पे निकालोगे तो अभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो गुड। कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर which is incurred for the purpose of what? Production of goods and provision of services and taking loan. सिर्फ गुड्स को बनाने में और सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चा लगता है वो कॉस्ट है ना। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से आपका जो ये इंटरेस्ट है वो तो आपका कॉस्ट है ही नहीं, वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है। इंटरेस्ट आप क्यों दे गए हो? नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए कौन इंटरेस्ट देता है? हाँ, तो वो तो आ गया, वो तो हायर चार्जेस ऊपर आ गया था। बट ये जैसा कि आपने सबसे पहले ये बात पकड़ी, कौन सा लोन है वो हमको नहीं पता, तो इसीलिए वो अपन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। वो आपका बोले ना नॉन इक्विटी, चलो ऊपर चले गए, मैं दिखाऊंगा। जो आप बोले हो ना एसेट को हमने EMI पे लिया था उसका इंटरेस्ट, वो तो ऊपर आ गया ना। हायर चार्जेस जो मैं डिस्कस किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया वो। हायर चार्जेस ऑफ हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट दिया हुआ था डायरेक्ट एक्सपेंस में, चाहे देख लो 6.4 के आसपास दिया था। बट ये जो है क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस है फॉर नॉन इक्विटी फंड, मतलब भाई डिवेंचर और अपना बैंक लोन, यही तो है। और क्या होता है नॉन इक्विटी फंड? तो कोई भी कंपनी डिवेंचर इशू क्यों करती है, बैंक लोन क्यों लेती है? क्योंकि उसके पास ऑपरेट करने के पैसे नहीं है। तो हम क्या करें, जिस बंदे के पास पैसे हैं वो तो अपना पूरा इक्विटी का लगा के काम कर रहा है। इक्विटी मतलब क्या होता है? ओनर्स फंड।
तो वो अपना खुद का पैसा लगा के काम कर रहा है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? बताओ बताओ, इतना तो बता सकते हो। वो अपना खुद का पैसा लगा रहा है, लोन नहीं लिया, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? तो उसका कॉस्ट क्या दिखेगा? कम दिखेगा। और ये बंदा लोन, इसके पास पैसे की कमी थी, इसीलिए इसने लोन लिया, इंटरेस्ट दिया, तो इसका खर्चा तो ज़्यादा दिखेगा। खर्चा ज़्यादा दिखेगा तो इसके अपने गुड्स का MRP भी ज़्यादा रखेगा, कस्टमर आएंगे नहीं इसके पास। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि जो बंदे सिर्फ इक्विटी फंड पे लगा के काम कर रहे हैं, बहुत हजारों कंपनियां हैं जिनके पास जीरो डेट है, 1 रुपये का भी डेट नहीं है, वो पूरा अपना पैसा शेयर होल्डर फंड लगा के काम करते हैं, तो उनको तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, उनका कॉस्ट कम दिखेगा, तो MRP भी कम दिखेगा उन लोगों का जो कॉस्ट नहीं दिखाए। ये बंदा अगर कॉस्ट दिखा भी दिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसको MRP ज़्यादा रखना पड़ेगा, कस्टमर नहीं आएगा। या मान लो MRP उतना है तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपको नहीं पढ़ना है, CMA वालों को पढ़ना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बोलता है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। कारण अपना वही कॉस्ट की डेफिनेशन ही कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? आप गुड्स को बनाने के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो क्या, या सर्विस देने के लिए इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो? आपके पास पैसे की कमी थी, आप लोन लिए हो, इसीलिए इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर पैसे की कमी नहीं होती, खुद का पैसा लगाते, इंटरेस्ट नहीं लगता। समझ आ गया? इंटरेस्ट पे करने का कारण क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड, इसलिए आप लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट भरते हो। तो ये अपना कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, अभी ये कॉस्ट शीट में इंक्लूड कर दिया है। स्कैनर में और मॉड्यूल में मैं खुद दिखाऊंगा इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। बस ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। मॉड्यूल खुद बोलेगा कि इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, अभी किया है इस आंसर में, आगे बोलेगा नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ आगे आते हैं। चलो, फीस पेड टू ऑडिटर कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा? जनरल वाला। ठीक है, लीगल एडवाइजर सेम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम। हाँ, उसके बाद प्रोडक्शन बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके वाला ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, एक और चीज़ ये लो, एडजस्टमेंट, पलाश का फेवरेट। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप, मतलब ये स्क्रैप सेल है। स्क्रैप सेल को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। कहाँ पे? डिपेंड करता है मटेरियल का है किसका है, बताओ किसका है? मतलब या तो रॉ मटेरियल का होगा, या तो WIP का, या तो फिनिश गुड्स का। किसका स्क्रैप है ये? WIP। अगर रॉ मटेरियल का होता तो आप पहले माइनस नहीं करते यहाँ पे? अरे देखो यहीं पे माइनस, अगर वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता हो तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता, पर हमने नहीं किया। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस चालू हो चुका है, मतलब दैट इज WIP। तो ये कहाँ माइनस होता है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल आता है। देखो गिनती से याद रखो, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 चीजें आती हैं, तब उसको एडजस्ट करके तो तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और पांचवा लास्ट माइनस होता है स्क्रैप सेल ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स। सिर्फ 5 चीजें होती है, ना कम ना ज्यादा, मतलब कम क्वेश्चन के हिसाब से 5 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता वहाँ पे। तो गिनती को याद रखो, 5 है मतलब आपके दिमाग में क्लिक करेगा वहाँ पे, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो हो तो क्या पूरा डिस्कस। तो आप चीज़ें से आंसर से ही देख लेते हैं, कॉपी में तो आप ही लोग करोगे, मैं थोड़ी हाथ पकड़ के करवाऊंगा। तो देख लो, डिस्कस तो अपन ने सब कर लिया। हाँ, ये चीज़ पॉल्यूशन कंट्रोल बस हमको धोखा दे दिया, जो कि अलग से नीचे दे दिया था, नहीं तो बाकी सब अपना आ ही गया था। फैक्ट्री ओवरहेड उसमें अटके हुए थे ना, तो पॉल्यूशन कंट्रोल जो नीचे दिया हुआ था, बाकी सब तो हम ऐड कर दिए थे। तो देखो, जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट में अपने सारे फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ा, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, पर वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ना, तो वो स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेज कंप्लीट कब होगा? जब ओपनिंग WIP ऐड करोगे, क्लोजिंग WIP लेस करोगे, तो आएगा आपका फैक्ट्री। देखो उसने उसको बोल्ड में किया है, मतलब ये इसका सेकेंड स्टेज है, फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेट फैक्ट्री कॉस्ट। वो ग्रॉस है तो ये नेट है नीचे वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये आपका सेकेंड स्टेज आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और फिर वही 5 चीज़ें जो भी मैंने गिनाई, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्राइमरी पैकिंग और माइनस होगा स्क्रैप। 5 चीज़ें। तो देख लो, क्वालिटी कंट्रोल
है एक ही, पर उसके अंदर क्वेश्चन में देखोगे तो दो अलग अलग दिया हुआ था। देखो क्वेश्चन में देखो, मैंने अंडरलाइन भी किया था, है वो क्वालिटी कंट्रोल। ये देखो आपका ये 16 और 17, ये दोनों एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक और सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, है तो दोनों क्वालिटी कंट्रोल ना, तो ये इसको एक ही माना जाएगा ना, ऐड करके है दोनों क्वालिटी कंट्रोल का, तो उसको मैं एक ही मानूंगा। ये एक हुआ। दूसरा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है। तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो हमने डिस्कस किया, दो चीज़ें बस आएगी उसके अंदर, ठीक है, तो ये तीसरा हुआ। चौथा आपका प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और पांचवा माइनस होगा स्क्रैप। कोई दिक्कत? 5 चीज़ें आई, एड लेस किए, 4 ऐड हो स्क्रैप माइनस, तो तीसरा हेड आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फोन साइड। तीसरा हेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर अपने से सवाल पूछो, फॉर्मेट याद नहीं करना, अपने आप से सवाल पूछना। जितना माल आपने प्रोडक्शन किया क्या पूरा सोल्ड कर दोगे? नहीं, जो ओपनिंग है उसको सोल्ड करोगे पहले, और क्लोजिंग वाले को नहीं करोगे तो उसको माइनस करो। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चौथा हेड, ठीक है। इसमें फिर आप भाई अब जो डिस्कस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाला है ये, जो भी हम देखें नीचे नीचे सब जनरल वाला ही था ऑलमोस्ट। सेलिंग ओवरहेड आया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, पैकिंग कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इसने लगाया है, हम नहीं डालेंगे, बताता हूँ अभी। अब हो गया ना क्वेश्चन, अब बताता हूँ कहाँ लिखा है, इसको हम हटा देंगे, उसके अलावा नया कॉस्ट ऑफ सेल बताएंगे, ठीक है। और अब इंटरेस्ट देखो, ये आपका क्या था, चैप्टर 6 था, तो गूगल क्रोम में जाना, गलत चीज़ मत खोलना, ICAI-BOS खोलना, हाँ ICAI और कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले वही आ गया है, वही खोलना। हाँ हो गया, मैं कहाँ बोला हूँ नहीं हुआ। चैप्टर 7 है हमारा, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आपको, मतलब इस चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है सब ट्रांजेक्शन, ये पे किया वो पे किया, उसका जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल से उसका लेजर बनाना है, लेजर से उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाना है। इधर बैठो, उठने कौन बोला, बैठो 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 बैठो, 2 मिनट देख तो लो क्या बता रहे हो। इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? सामने देख के जाओ, पढ़ा थोड़ी हूँ, देखो पागलो। 1.5 घंटा हुआ है बस। हाँ, इधर शांति से बैठो, सामने देखो। पलाश देखो, एक चीज आप लोग 7 चैप्टर में ये सीखोगे कि जो मैंने ये तो बता दिया क्या करना है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। आप बोलोगे सर ये हम 4 साल पहले करते थे, 11th में आता है, हमको आता है, मत सिखाना ये वाला चैप्टर। वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका डेबिट, ये नहीं बोलूंगा डेबिट क्रेडिट पूरा अलग होता है, ये भी वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट ट्रांजेक्शन आपको एकदम अलग देखने को मिलेगी। तो वही बता रहा हूँ, जो अभी तक अकाउंट्स पढ़ते हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और ये जो पढ़े हो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो अभी आपको ये बताएगा डिफरेंसेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले दिखा रहा है आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, ऐसे आइटम्स जो ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाया जाता है, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। सबसे ही पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन और बैंक चार्जेस, बैंक मॉर्गेजेस, हाँ बैंक चार्जेस भी वही हो गया एक टाइप से। तो अपन इसको सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉस्ट शीट में कहीं पर भी नहीं दिखाते, ठीक है। स्कैनर भी देखना, एक स्कैनर मैं लाऊंगा, आप लोग का जो है वो मेरा वाला अलग रहेगा, तो मैं भी लाऊंगा, आप लोग भी कल से स्कैनर लाना, मॉड्यूल प्लस स्कैनर दोनों। तो
तो स्कैनर में भी देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं नहीं है कॉस्ट शीट में। सजेस्टेड आंसर देखोगे वेबसाइट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया, सिर्फ इस क्वेश्चन में ले लिया है और कब से सुधार नहीं रहा है पगला। हाय सर। कॉपी में दिखना चाहिए तीनों इलस्ट्रेशन, पलाश और सभी लोग। दिखाओगे अभी? हाँ हाँ 1 और 2 सब लोग दिखाएंगे अभी, इलस्ट्रेशन 1 और 2। हाँ हाँ अरे तो 3 दिन से चालू है ना क्लास। 3 दिन से क्यों चालू हो गई? एक दिन तो लिया ही नहीं, और एक दिन आप नहीं आए, एक दिन आप मैं कब नहीं आया? आप लेके नहीं आए, मैं आया था। लिए नहीं। लॉ का टेस्ट सर फटाफट दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, पहला दूसरा। थोड़ी राइटिंग बड़ी अरे वो ना मैं बताया ना आपको, मेरा कल क्या हुआ उस दिन वाला, ये समझ नहीं आ रहा था कौन सा किस में जाएगा। बहुत छोटा लिखी। हाँ ना, मैं वही एडजस्ट कर करके लिख रहा था। समझ आ गया? हाँ रिकॉर्डिंग किया ना ऐप में, तो मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, देखता एक ही जगह सारे सब और चलो फिर परमिट वाला एक साथ बताता हूँ, इसको डिवाइड ही करना ही है, बता